अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो क्लास सेशन, आई होप कि मेरी आवाज क्लियर होगी। यस मैम, आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी नजर आ रही है। तो आज जो हमने करने जा रहे हैं, हमारी लास्ट सेशन था रिस्क ऑफ बाइस का, जो कि ड्यू टू सम ऑफ माय रीजंस मैंने इसको पोस्टपोन करवा दिया था। तो आज के सेशन में हम रिस्क ऑफ बाइस और ग्रेड दोनों चीजें कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर, आप लोग ने अभी तक पढ़ते हुए हैं डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू, और आप हर स्टेप्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आफ्टर डेटा एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट, या आपने डेटा एनालिसिस भी कर ली, ठीक है। हम अपनी स्टडीज को रिस्क ऑफ बायस के लिए एक्सेस कर रहे होते हैं, एंड फॉर दैट थिंग what I actually what फॉर दैट थिंग, जो मुझे हमें मेन चीजें होती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डिफरेंट स्टडीज का डिफरेंट रिपोर्टिंग मेथडोलॉजी होती है, रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चेक करना है कि हर स्टडी की क्वालिटी क्या है, एविडेंस। दो चीजें हम चेक कर रहे होते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं रिस्क ऑफ बायसेस चेक कर रहे होते हैं, और हम एविडेंस का ग्रेड चेक कर रहे होते हैं कि हाउ गुड आवर एविडेंस इज। ये क्वालिटी ऑफ एविडेंस चेक कर रहे होते हैं कि जो रिजल्ट्स आप इंक्लूड कर रहे हो, रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं या नहीं है। तो there are two different things that we are going to cover in our this session. The first thing is risk of bias. रिस्क ऑफ कितने टाइप्स के रिस्क ऑफ बायस होते हैं, रिस्क ऑफ बायस किस तरह अराइज हो रहे होते हैं सिस्टमैटिक रिव्यूज के अंदर, ठीक है। उन सोर्स ऑफ बायस को हम किस तरह एसेस करते हैं, उनको हम एक रिस्क ऑफ बायस के लेवल में किस तरह रखते हैं, प्रैक्टिस में किस तरह लाते हैं, उसको अपने रिव्यू में इंकॉर्पोरेट किस तरह करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वी आर गोइंग टू यूज अ ग्रेड अप्रोच, ठीक है। हम अपने एविडेंस को किस तरह रिपोर्ट करते हैं, एविडेंस की क्वालिटी को किस तरह रिपोर्ट करते हैं। So, risk of bias is basically anything, any error that error or deviation from the truth. ठीक है। सिस्टमेटिक रिव्यू डिपेंड करती है इंक्लूडेड स्टडीज के ऊपर, बट if we include the studies that are not correct, it can lead to the misleading reviews. The second thing is कि should I believe in the results? आप लोगों को भी पता है हमारे यहाँ एक बहुत नॉर्म कल्चर है फैब्रिकेटेड रिजल्ट्स का, ठीक है। एंड सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस आर द बेस, इनको इसको कहा जाता है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में यूज होता है टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। तो अगर आप अपने सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में ऐसी स्टडीज इंक्लूड कर रहे हो तो इसका डेटा ही फैब्रिकेटेड है, ठीक है। तो this including those studies can lead to misleading reviews, and including those kind of studies can lead to biasness and can lead to wrong, मतलब हम जो भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या कोई भी पॉलिसी मेकिंग के लिए हम उस चीज को एज अ बेस बना के यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चेक कर लें कि टू एसेस ईच स्टडी फॉर रिस्क ऑफ बायस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चेक कर लें कि हर स्टडी में कोई बायसेस तो नहीं है, ठीक है। मतलब कोई डेविएशन फ्रॉम तो नहीं है किसी ने। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ बायस, हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा, द सेकंड थिंग चेक करने का जरूरी ये होता है, कभी कभी बायसनेस की वजह से, रिस्क ऑफ बायस की वजह से इफेक्ट को हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं या अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को रिपोर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उन चीज़ों को रिपोर्ट करना कि ऐसे मेथडोलॉजी को देखना जिसकी वजह से हमारे पास रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो रहा हो। इट्स वेरी द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू एसई स्टडी और रिस्क ऑफ बायस, ठीक है। कभी कभी हर स्टडी में ना कोई ना कोई बायस अराइज हो रहा होता है, तो उन्होंने अपने डिस्कशन में कहीं ना कहीं लिमिटेशन रिपोर्ट की हुई होती है।
और बताया गया होता है कि हमने इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये चीजें करी हैं। ठीक है, तो उन चीजों को देखना और अपनी स्टडी में उन चीजों को प्रॉपरली रिपोर्ट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Bias is again it is not same as imprecision, quality या reporting। ठीक है, imprecision का मतलब ये है कि सैम्पलिंग वेरिएशन की वजह से जो भी रैंडम एरर आ रहा है या एरर आ रहा है या स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, दिस इज नॉट बायस। ठीक है, डिफरेंट सैम्पलिंग की वजह से हमारे पास स्टैंडर्ड एरर हाई होता है या लो होता है, वो बायसनेस नहीं है, वो imprecision इज नॉट बायसनेस। ठीक है, क्वालिटी इज नॉट बायसनेस। Bias can occur in well-conducted studies also. Not all methodological flaws introduce bias। ठीक है, methodological flaws की वजह से हमेशा bias नहीं इंट्रोड्यूस होता। ठीक है, तीसरी चीज रिपोर्टिंग। गुड मेथड्स में हैव बीन यूज बट नॉट वेल रिपोर्टेड, तो उसकी वजह से इट्स बायस इज नॉट सेम एज द रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी के मतलब अच्छे मेथोडोलॉजी हमारी बड़ी अच्छी थी लेकिन प्रॉपरली रिजल्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए। ठीक है, हाँ बायस कैन बी समथिंग लाइक दिस बट इट इज नॉट सेम एज दिस। अच्छा, हमारे पास क्वालिटी किसी भी इंग्रेडिएंट स्टडीज की क्वालिटी चेक करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स अवेलेबल है। हम यूजुअली जब हमारी साइकोलॉजी की स्टडीज होती हैं या सोशल साइंस की स्टडीज होती हैं, वहाँ पे हम क्वालिटी असेसमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम रिस्क ऑफ बायस नहीं लगाते। ठीक है, रिस्क ऑफ बायस इज मोस्टली यूज ऑन आरसीटीज एंड नॉन आरसीटीज। ठीक है, डिफरेंट स्टडीज हैं, उन्हीं पे हम रिस्क ऑफ बायस इम्प्लीकेट करते हैं। उनके अलावा अगर हमारे पास कोई स्टडी है, फॉर एग्जांपल कोहॉर्ट स्टडी है या क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, वहां पे फिर हम जो है वो वी डोंट डू द बायस रिस्क ऑफ बायस ऑन दो स्टडीज। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई भी कोक्रेन का रिव्यू लिख रहे हैं, ठीक है, कोक्रेन के प्लेटफॉर्म के अपने रिव्यूज होते हैं जो कहते हैं आप हमारे ही टूल के ऊपर पूरा पूरा सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस लिखें, उन्हीं पे आप रजिस्टर करवा के लिखें। इफ यू आर प्लानिंग टू राइट अ कोक्रेन रिव्यू, तो आप उसके लिए क्वालिटी स्केल्स यूज नहीं कर सकते। डिफरेंट स्केल्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स, ठीक है, जो क्वालिटी चेक करने के लिए मौजूद है हमारे पास, और हर स्केल का एक डिफरेंट कंक्लूजन होता है। दे में इंक्लूड, अच्छा उनमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया मौजूद होते हैं जो कि बायस से रिलेटेड ना हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि क्वालिटी स्केल्स होते हैं वो नंबर में रिपोर्टिंग देते हैं। ठीक है, तो वो वेइंग जो है कभी कभी जस्टिफाइड नहीं भी होती। और तीसरी चीज ये कि अगर आप कोई टेबल पढ़ रहे हो, सही है, अगर आपने कोई सिस्टमेटिक रिव्यू पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सिस्टमेटिक रिव्यूज में कैरेक्टर स्टडी कैरेक्टरिस्टिक टेबल के कॉर्नर पे कॉलम होता है, इस पे लिखा होता है क्वालिटी स्कोर, और उस पे स्कोरिंग लिखी हुई होती है, किसी में 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि भाई 5 किस चीज को डोनेट कर रहा है, 7 नंबर किस चीज को डोनेट कर रहा है, तो आप उस चीज उन स्कोर्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रीडर लेमैन पर्सन टू इंटरप्रेट दैट स्कोर्स। अच्छा, देयर आर डिफरेंट टूल्स फॉर रिस्क ऑफ बाइस बायस एंड क्वालिटी असेसमेंट। ठीक है, रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट के जो टूल्स हैं वो बेसिकली स्टडी डिजाइन में जो सिस्टमेटिक एरर्स आ रहे होते हैं उसको एवेल्यूएट कर रहा होता है, जबकि क्वालिटी असेसमेंट टूल्स जो हैं ये एक ब्रॉडर एवेल्यूएशन कर रहा होता है स्टडी वैलिडिटी और रिपोर्टिंग की। रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट टूल जो मौजूद है हमारे पास वो इंटरनल वैलिडिटी को डिटरमाइन कर रहा होता है, जबकि क्वालिटी असेसमेंट टूल इज असेसिंग द ओवरऑल स्टडी कंडक्ट एंड रिपोर्टिंग। There are different tools present। ठीक है, पोखरेन का रॉब 2 या रॉबिन्स, रॉब 2 इज फॉर randomized control trials and रॉबिन इज फॉर नॉन randomized control trials। ठीक है, जबकि हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं, जैसे कैस्प हो गया, जेबीआई चेकलिस्ट हो गया, न्यू का कैसे ओटावा स्केल हो गया। मैं आपको बता रही हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, हम हमारे पास आप लोग जब भी मोस्टली जितने भी आप सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस रीड आउट करोगे ना, जो इंटरनेट पे ऑलरेडी पब्लिश हुए हैं, जितने भी सोशल साइंसेज एंड साइकोलॉजी के पेपर्स रिपोर्ट साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस रिपोर्ट हुआ हुआ होता है,
those paper include quality assessment, they don't include the risk of biasness, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टडी है जिसमें आप रिस्क ऑफ बायसनेस नहीं निकाल सकते, फिर उसके लिए क्वालिटी असेसमेंट टूल निकाल, क्वालिटी असेसमेंट कर रहे हो तो इन अपनी इंक्लूडेड स्टडीज की, बट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, आउटपुट क्या है? जब आप रिस्क ऑफ बायस पे असेसमेंट करेंगे तो डोमेन स्पेसिफिक रिस्क जजमेंट बताता है कि भाई लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है। लेकिन क्वालिटी असेसमेंट क्या बताता है हमें? स्कोर डील करता है, और स्कोर की भी उन्होंने डोमेन्स बना दी है कि अगर 5 से लेके 7 तक के स्कोर्स आएंगे तो उसका मतलब है कि अच्छी क्वालिटी है। इतने स्कोर्स आएंगे तो मीडियम क्वालिटी है, इससे नीचे का स्कोर होगा तो वो लो क्वालिटी शो होगा। तो उन्होंने स्कोर्स के कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं, उस क्राइटेरिया को फिर हम फॉलो कर दो। अच्छा, पोकरेन के रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट के अंदर 7 एविडेंस बेस्ड डोमेन्स मौजूद है, ठीक है। ये रिव्यू कोट करता है ऑथर्स की जजमेंट को। अ, अ, 3 तरीके से हम जो है ऑथर्स की जजमेंट को बता रिव्यू करके वी आर गोइंग टू टेल कि हमारे पास लो रिस्क ऑफ बायस है, हाई रिस्क ऑफ बायस है, या फिर अनक्लियर रिस्क ऑफ बायस, ठीक है। ये सपोर्ट करता है फॉर जजमेंट, ठीक है। किसी भी सोर्स को ले, एविडेंस सोर्स फ्रॉम द पेपर या अदर सोर्सेस को लेते हुए हमने जस्टिफाई करना होता है तो व्हाई वी आर सेइंग कि लो रिस्क ऑफ बायस है। हम इस लाइन की वजह से कह रहे हैं कि भाई लो रिस्क ऑफ बायस है, कि हम इस लाइन की वजह से हम अपनी जज ऑथर की जजमेंट को बता रहा होता है, ठीक है। रिव्यू ऑथर की मतलब हम है ना ऑथर, ये पर मैं लिख रही हूँ, सिस्टमेटिक रिव्यू मैं लिख रही हूँ तो मैं ऑथर हूँ, ठीक है। तो मैं जजमेंट करूंगी कि हाउ इट इज गोइंग टू हैव दिस थिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट, हमारे पास देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेन्स टू एक्सेस, रैंडम सीक्वेंस जनरेशन, एलोकेशन कंसीलमेंट, ब्लाइंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट पर्सनल, ब्लाइंडिंग ऑफ आउटकम असेसमेंट, इनकम्प्लीट आउटकम डेटा, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग या अदर बायस, ठीक है। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन इन इन बायसेस का मतलब क्या होता है। बट रिस्क कोक्रेन का जो रिस्क ऑफ बायस टूल है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज, ये इन चीजों को एड्रेस कर रहा होता है। ठीक है, अब हम ये अब डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से रिस्क ऑफ बाइस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, रैंडम सीक्वेंस जनरेशन और एलोकेशन कंसीलमेंट हमने स्टार्ट यहाँ पे देखा है, हमारे पास दो तरीके के रैंडम सीक्वेंस जनरेशन एंड एलोकेशन कंसीलमेंट, ये दो बायसेस आते हैं। रैंडम सीक्वेंस जनरेशन क्या होता है कि अगर आप लोग हम लोग पढ़े ना रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ठीक है। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या है कि आपने अपनी जो सैम्पलिंग करी है वो रैंडमाइज करी है, आपको नहीं पता कि कौन, ठीक है, आपकी रैंडमाइज आपने रैंडमली जो है पेशेंट्स को ट्रीटमेंट ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप में डाला रैंडमली, ठीक है। आपकी बायसनेस नहीं थी। तो अगर कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है और इसे रिपोर्ट नहीं किया हुआ तो उन्होंने रैंडम सीक्वेंस जनरेशन किस तरह करी है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आपका बायस अराइज हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज एलोकेशन कंसीलमेंट, ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं है, लेकिन वो एलोकेशन कंसीलमेंट में ये चीज आती है कि हाउ यू एलोकेटेड द ट्रीटमेंट। रैंडम सीक्वेंस जनरेशन सैम्पलिंग के लिए कि हाउ यू ग्रुप द सैंपल्स इनटू टू ग्रुप्स, इंटरवेंशन ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप में आपने किस तरह उनको एलोकेट करा है, ठीक है। किसको क्या इंटरवेंशन में करे, किसको कंट्रोल में करे, और किस तरह आपने उसको रैंडमली उनकी सीक्वेंस को जनरेट करे, ठीक है। तो आपने एक टैंक, आपकी टारगेट पॉपुलेशन होती है जो जिससे आप सैम्पलिंग कर रहे हो, आपकी सैंपल पॉपुलेशन है, वहां से आपने रैंडमली पेशेंट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से पेशेंट सिलेक्ट करेंगे कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला पेशेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं रहेगा, ठीक है। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वो होता है कि पेशेंट सिलेक्शन रैंडमली, ठीक है, या पॉपुलेशन सिलेक्शन रैंडमली, वो रैंडमाइज रैंडमली सीक्वेंस जनरेशन हो रही है उनकी,
ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल में 50 पेशेंट्स हैं। ठीक है, 50 पेशेंट्स इनरोल हुए हुए हैं या 100 पेशेंट्स इनरोल हुए हुए हैं या हैं और आपने उस हॉस्पिटल के अंदर आरसीटी परफॉर्म करना है। तो उस 50 के 50 पेशेंट्स को तो आप अपनी आरसीटी में इंक्लूड नहीं करोगे। तो उन 50 में से आप हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एनी 20 पीपल फ्रॉम दोस 50%। तो वो चीजें आपने रेंडमली अगर की हुई होंगी तो वो फिर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में आएगा कि भाई हाँ 50 में से 20 को हमने रेंडमली किया हुआ। रेंडमली यूजुअली होता है कि हम लोग आप ड्रॉ टेबल कर सकते हो। आपने 50 के नाम लिया तो चिट निकाल ली। ठीक है, तो उसमें आपकी बायसेस तो नहीं है, जिसका आपको क्या पता कि चिट में किसका नाम आएगा। ठीक है, यूजुअली रैंडम सीक्वेंस जनरेशन इसी तरह हो रही होती है के चिट्स निकाल के कि हाँ इसका नाम इसका नाम इसका नाम या नंबरिंग डाली जाती है। तो उसकी बेसिस पे रैंडम सीक्वेंस जनरेशन हो रही है। उसके बाद एलोकेशन कंसीलमेंट। एलोकेशन कंसीलमेंट ये कि आपने रैंडमली आपको नहीं पता कि आपने किस तरह इंटरवेंशन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसको कहाँ पे एलोकेट करा है। ठीक है, उसकी कंसीलमेंट होती है। अगर आपको पता होगा कि मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ इसको इसमें डाल रहा हूँ, तो वहां पे हो सकता है कि आपकी एक ऑथर की या एक डॉक्टर की या जिसकी जो भी काम कर रहा है उसकी अपनी एक बायसनेस अराइज हो सकती है। तो आपने वो बायसनेस आइडेंटिफाई करनी होती है फ्रॉम द पेपर। ठीक है। ठीक है, मैंने वही वाली बताई रैंडम सीक्वेंस जनरेशन बिल्कुल स्टार्ट ऑफ ट्रायल में पार्टिसिपेंट को एलोकेट करने से पहले होती है। सिलेक्शन बायस को अवॉइड करती है। ठीक है, कि हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट्स फॉर आवर स्टडीज। एक रैंडम ऑर्डर डिटरमाइन कर रही होती है टू असाइन पीपल इनटू इंटरवेंशन कंट्रोल ग्रुप। ग्रुप्स के बीच में जो सिस्टमेटिक डिफरेंस आ सकता है उसको अवॉइड करने के लिए। अच्छा जी, अगर हमारे पास स्टडीज में रिपोर्टेड है कि इन्होंने रैंडम सीक्वेंसिंग अगर आप कोई भी आरसीटी इंक्लूड कर रहे हो अपनी स्टडी में और उस आरसीटी के अंदर रिपोर्ट हुआ हुआ है कि इन्होंने रैंडम सीक्वेंस जनरेशन की हुई है यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेटर स्पेसिफायर और ब्लॉक रैंडमाइजेशन मिनिमाइजेशन लो टेक पॉइंटर शफलिंग कार्ड एनवेलप ड्राइंग डाइस ड्राइंग लॉट्स। ठीक है, अगर ये सब चीजें रिपोर्टेड है आपके इंक्लूडेड आरसीटी के अंदर तो आप उसको लो रिस्क डिफाइन करोगे इस डोमेन को। लेकिन अगर आपके इंक्लूडेड स्टडी में ये डिफाइन हुआ हुआ है कि हम रेंडमाइजेशन जो है ये नॉन रैंडम था या कौन सी रैंडम था कि हमने डेट ऑफ बर्थ से आईडी से या क्लिनिशियन ने अपनी मर्जी से जो है वो कर दी, तो फिर वहाँ पे हाई रिस्क है। उसके बाद एलोकेशन कंसीलमेंट। ये भी सिलेक्शन बायस को अवॉइड करने के लिए होता है। ठीक है, जब भी आपने पेशेंट को रैंडम सीक्वेंस जनरेशन के से इंक्लूड कर लिया अपने पास मतलब स्टडी के अंदर। ठीक है, अपने 50 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड कर लिए रैंडम सीक्वेंस जनरेशन से किसी भी स्टडी ने इंक्लूड किए हुए। नाउ यू विल फाइंड कि पेपर के अंदर जब पर्सन को रिक्रूट किया गया है तो नहीं पता कि कौन से वाले पार्टिसिपेंट को कौन से ग्रुप में एलोकेट किया जाएगा। यूजुअली आरसीटी में दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप एक होता है प्लेसिबो ग्रुप। आधों को ट्रीटमेंट मिल रही है आधों को प्लेसिबो मिल रही है, नहीं पता भाई किसको क्या मिल रहा है। जिसको मिल रही होती है उसको भी नहीं पता होता कि क्या, इवन पेशेंट्स को खुद भी नहीं पता होता कि दे आर रिसीविंग अ ट्रीटमेंट और दे आर रिसीविंग अ प्लेसिबो। ठीक है, तो नो वन कैन प्रेडिक्ट के विच ग्रुप दे विल बी एलोकेटेड टू। एक पार्टिसिपेंट को आपने अपनी स्टडी में एनरोल कर लिया, नाउ यू हैव टू एलोकेट दैट पर्सन टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। उस उसको कहते हैं एलोकेशन कंसीलमेंट। ठीक है, उसको भी आप इस वहाँ पे भी हम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं रैंडम सीक्वेंस की। ठीक है, अगर हमारे पास सेंट्रल एलोकेशन हुई हुई है या सिक्वेंशली नंबर्ड से एलोकेशन हुई हुई है, ठीक है, तो लो रिस्क आएगा। अगर हमारे पास रैंडम सीक्वेंस नोन टू स्टाफ इन एडवांस कि भाई स्टाफ को पता था कि भाई 1 2 से 5 को प्लेसेबो मिलेगा, 6 से लेके 8 को जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट मिलेगी, तो वहां पे ये रैंडम सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हाई रिस्क है कि इन्होंने एलोकेशन कंसीलमेंट सही से नहीं करी। ठीक है, बट अगर इन्होंने फोन वेब या फार्मेसी के थ्रू एलोकेशन करवाई है, सिक्वेंशली नंबर किया है कि इन्होंने सिक्वेंशली नंबर कर लिया कि हमने 50 पार्टिसिपेंट्स
ले लिए रेंडमली सीक्वेंस जनरेट करके। अब मैंने अब मैंने ट्रीटमेंट और वो एलोकेट करनी है, तो अब मैं इनको सिक्वेंशली नंबर भी कर सकती हूँ, सील्ड ओपेक एनवलप्स में है, तो ये हमारी एलोकेशन कंसीलमेंट हो जाती होगी। ये दो चीजें हमारी सिलेक्शन बायस को रिड्यूस करती है कि हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द पार्टिसिपेंट्स फॉर आवर स्टडीज। ठीक है, तो आपने रिपोर्ट करना है कि आपने जो आरसीटीज इंक्लूड किए हैं उन्होंने अपनी स्टडी के अंदर किस तरह सिलेक्शन के क्राइटेरिया को कंसिडर करा है। यूजुअली हमारे पास जो नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं उनमें इन दोनों में हाई रिस्क ऑफ बाइस आता है। ठीक है, ये हम अभी आगे देखेंगे, इसलिए रॉबिन्स का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है जो नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चेक करें कि आपने पार्टिसिपेंट्स और पर्सनल्स की ब्लाइंडिंग करी हुई है या नहीं करी। ठीक है, पार्टिसिपेंट पर्सनल्स की ब्लाइंडिंग का मतलब ये है कि नन ऑफ देम शुड नो कि किसको क्या मिल रहा है। जो डॉक्टर है, नर्स है, नर्स प्रैक्टिशनर है जो मेडिसिन दे रही है, ठीक है, या कोई भी वहाँ पे रिसर्च का स्टाफ है, डॉक्टर है, whoever is a research personnel working on that project, ठीक है, वो पर्सनल स्टाफ का पर्सनल और हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इनको नहीं पता होना। अगर इनको नहीं पता होता कि व्हाट आर दे रिसीविंग, आइदर दे आर रिसीविंग प्लेसिबो और नॉट। ठीक है, अगर पता होगा, ब्लाइंडिंग नहीं होगी, तो वो बायसनेस को अराइज कर सकता है। तो ब्लाइंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर आपको बायसनेस को रिड्यूस रखना या बायसनेस नहीं चेक करनी। ठीक है, अच्छा, ब्लाइंडिंग पार्टिसिपेंट या पर्सनल की क्या करता है, परफॉर्मेंस बायस को अवॉइड कर रहा होता है। there are different treatment of the intervention groups, different participant की expectations होती हैं, that can lead to changes in the actual outcomes। अच्छा, ये this could be possible कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी पता है कि उसको क्या मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट आउटकम वेरी कर सकते हैं। हो सकता है पेशेंट को पता हो कि मुझे ये चीज मिल रही है, वो बेचारा हाइपरटेंशन में बैठा हुआ है, मुझे ये मिलेगा, पता नहीं कैसा होगा। अब उसको मतलब वो सोच के उसका ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट आना था कि वो नॉर्मल स्टेट में, तो वो नहीं आया, स्ट्रेस की वजह से उसका ट्रीटमेंट आउटकम चेंज हो गया, तो दैट कैन लीड टू परफॉर्मेंस बाइस। तो हमने ये चेक करना होता है कि स्टडी के अंदर परफॉर्मेंस बाइस तो नहीं है। तो हम दो चीजें ब्लाइंडिंग के लिए हम दो चीजें देखते हैं, दो टर्म्स हम चेक करते हैं, सिंगल ब्लाइंडिंग एंड डबल ब्लाइंडिंग। ठीक है, सिंगल ब्लाइंड है या डबल ब्लाइंडिंग है। डबल ब्लाइंडिंग का मतलब ये है कि both the patients and the personals working on the project are doesn't know कि किसको क्या मिला है। और सिंगल ब्लाइंडिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक को मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर ब्लाइंडिंग है कि हाँ भाई हमें पता है कि भाई डबल ब्लाइंडिंग है, पेशेंट का डबल डबल ब्लाइंडिंग की आपके पास मेथोडोलॉजी में रिपोर्टेड होता है, हर आरसीटी में रिपोर्ट होता है कि डबल ब्लाइंड था, सिंगल ब्लाइंड था। ठीक है, तो वहां पे हम लो रिस्क ऑफ बाइस करते हैं। कभी कभी इनकम्प्लीट बाइंडिंग ब्लाइंडिंग भी होती है, लेकिन आउटकम उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता, तो उन्होंने वहां पे कहीं मेंशन किया हुआ होता है दैट कुड लीड टू लो रिस्क। हाई रिस्क क्या होगा कि कोई भी ब्लाइंडिंग नहीं है, आउटकम उस ब्लाइंडिंग ना होने की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। कभी कभी इन दोनों में से कोई भी चीज रिपोर्ट ही नहीं हुई भी। ठीक है, रिपोर्ट ही नहीं किया हुआ, इन्होंने कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया हुआ, ना ना नो ब्लाइंडिंग वाली बात रिपोर्ट की हुई है पेपर में, ना इनकम्प्लीट ब्लाइंडिंग वाली बात रिपोर्ट हुई हुई है, ना ब्लाइंडिंग वाली बात हुई है। ठीक है, वहां पे जहाँ पे हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं रिपोर्ट हुआ, ठीक है, तो फिर वहां पे हम जो है वो अनक्लियर रिस्क ऑफ बाइस लिखते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि उन्होंने ब्लाइंडिंग करी है या नहीं करी, बिकॉज उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करा हुआ, कुछ भी रिपोर्ट नहीं करा हुआ, नो ब्लाइंडिंग भी रिपोर्ट नहीं करा हुआ। ठीक है, वहां पे फिर हम अनक्लियर रिस्क ऑफ बाइस मेंशन कर रहे हो। अब हमारे पास आउटकम असेसमेंट की ब्लाइंडिंग आती है, दैट कैन लीड टू डिटेक्शन बाइस। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या चीज चेक कर रहे होते हैं, इट इज डन, ब्लाइंडिंग ऑफ आउटकम असेसमेंट इज डन टू अवॉइड डिटेक्शन बायस
ठीक है। इट इज बेसिकली द मेजरमेंट्स ऑफ आउटकम अफेक्टेड बाय नॉलेज ऑफ द इंटरवेंशन रिसीव। ठीक है। तो हम चेक कर रहे होते हैं कि आउटकम असेसमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करना है या कोई और आउटकम मेजर करना है, ठीक है, और अगर किसी तरह उनको पता चल गया कि भाई हमने हमें ये चीज मिली थी, ठीक है, तो वहां पे फिर जो है वो डिटेक्शन बायस आ सकता है। तो हमने वहाँ पे अवॉइड, तो वहां पे हमने एसेस केयरफुली करना होता है कि ब्लाइंडिंग, is it likely that blinding was broken or not, may be feasible even where blinding of participants and care provider is not, remember करना कि participant personal may also be outcome assisted। मतलब कोई ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने कुछ आउटकम्स ऐसे होते हैं, पेन लेवल है खुद एक्सेस करना है, मुझे बताना है भाई आपको कि मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है, कम दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरी मेरी आउटकम एक्सेस पे है ना, मैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मैं नर्स को जाके बता रही हूँ कि भाई नहीं मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा। तो वहां पे भी वो पेशेंट की बायसनेस है ना कि भाई उसने गलत रिपोर्टिंग बायस आ जाती है वहां पे। ठीक है। अच्छा, ये आउटकम असेसमेंट भी ब्लाइंडिंग की वजह से, ब्लाइंडिंग या नॉन ब्लाइंडिंग की वजह से होता है कि आपने जो है वो आउटकम असेसमेंट के लिए ब्लाइंडिंग नहीं करी हुई डॉक्टर और पेशेंट को, दोनों को आउटकम असेस करते हुए भी। ठीक है। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आउटकम्स की मेजरमेंट के लिए पेशेंट या डॉक्टर को नहीं पता था कि हम क्या चीज आउटकम चेक कर रहे हैं, बट कुछ आउटकम्स पता थे उनको, ठीक है, तो वहां पे इट कैन अप्लाई टू बोथ परफॉर्मेंस बाइस एंड डिटेक्शन बाइस। ठीक है। उसके बाद एट्रिशन बाइस आता है, इनकम्प्लीट आउटकम डेटा। बहुत सारे आरसीटीज ऐसे होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि आउटकम का जो डेटा है वो इनकम्प्लीट होता है, पूरा डेटा नहीं बताया हुआ उन्होंने। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया हुआ लॉस टू फॉलो अप, कितनों ने लॉस टू फॉलो अप करा, कितनों ने विड्रॉल्स करा, कितनों ने अदर मिसिंग डेटा नहीं दिया हुआ, ठीक है, कुछ अवेलेबल डेटा रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होता। तो वो चीजें, वो दोज थिंग्स कैन लीड टू एट्रिशन बाइस। ठीक है, बट इसकी कुछ कंसिडरेशन होती हैं। हाउ मच डेटा इज मिसिंग फ्रॉम ईच ग्रुप, include numbers in your description, why is it missing, how were the data analyzed। ठीक है, तो how much is too much missing data, no simple rule, enough missing to meaningfully affect the results। अगर किसी भी स्टडी का कोई 1% डेटा मिसिंग है तो उससे कोई डेटा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनफ मिसिंग टू मीन, इतना अगर ज्यादा मिसिंग डेटा मौजूद है इसकी वजह से रिजल्ट्स में मीनिंगफुली इफेक्ट आएगा, तो हाँ, इट कुड लीड टू एट्रिशन बाइस। ठीक है। अच्छा, डी क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ मिसिंग डेटा, इवेंट रिस्क, प्लॉसिबल इफेक्ट साइज, जो भी हमारे कंटिन्यूस आउटकम्स होंगे, रीजंस दैट आर रिलेटेड टू स्टडी आउटकम्स, एग्जाम्पल रिकवर्ड हो गए नहीं हुए, एडवर्स इवेंट्स है, रिफ्यूजल तो नहीं, कुछ पेशेंट्स रिफ्यूज टू टेक दोस थिंग्स, रीजंस कैन हैव डिफरेंट मीनिंग इन ईच ग्रुप, मिसिंग डेटा और रीजंस दैट आर नॉट बैलेंस बिटवीन ग्रुप्स। इसको हम करते क्या है कि ऑल पार्टिसिपेंट एनालाइज इन द ग्रुप रेंडमाइज होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द स्टडीज, इश्यूज दैट में अराइज पर प्रोटोकॉल एनालिसिस। कि जो नॉन कंप्लायर्स थे कि हर पेशेंट पे कंप्लाई नहीं करता भाई, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्लेसिबो दे रहे हैं, हर पेशेंट तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, हर स्टडी पार्टिसिपेंट को तो कुछ नहीं मिल रहा तो वो तो आपके हिसाब से नहीं चल रहा होगा। तो नॉन कंप्लायर्स, देयर आर सर्टेन नॉन कंप्लायर्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टडीज, नॉन कंप्लायंस को मूव कर दिया जाता है बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज की इंप्यूटेशन की जाती है, एजम्पशन डाली जाती है स्टैटिस्टिशियंस के तौर पे कि भाई हम मिसिंग वैल्यूज को इस तरह वो कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम चेक करेंगे अगर कोई भी मिसिंग डेटा मौजूद नहीं है या रीजंस मेंशन है मिसिंग डेटा के, या मिसिंग डेटा को बैलेंस कर दिए गए अक्रॉस ग्रुप्स रीजंस के दरमियान। ठीक है, तो फिर हम लो रिस्क करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास मिसिंग डेटा मौजूद है और रिपोर्टेड है और ये चार कंडीशन हमारे पास आ रही हैं,
कि वी हैव रीजंस रिलेटेड टू आउटकम, इम्बैलेंस है नंबर में, प्रोपोर्शन मिसिंग है, पॉसिबल इफेक्ट साइज को वो कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एस ट्रीटेड एनालिसिस को एलोकेशन से हट रहा है, या इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इम्प्यूटेशन हो रही है, तो वहां पे वी आर गोइंग टू रिपोर्ट इट एज एन हाई रिस्क ऑफ बायस। उसके बाद हमारे पास आता है रिपोर्टिंग बायस, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रिपोर्टिंग। Statistically significant results are more likely to be reported as planned or in detail। ये कभी कभी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, तो आपने मेथड्स को कंपेयर करना है टू रिजल्ट, टू लुक फॉर आउटकम्स में। या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मेथोडोलॉजी में लिखी हुई, हम नहीं करना है, रिजल्ट में वो चीजें नहीं है, ठीक है। बट वही वाली बात है, कंपेयर मेथड्स टू रिजल्ट्स। आउटकम्स एडेड, स्टेटिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, सब ग्रुप्स को ओनली रिपोर्ट किया गया होता है। रिपोर्टिंग दैट कैन नॉट बी यूज इन अ रिव्यू, ये बहुत सारी रिपोर्टिंग ऐसी होती हैं दैट आर नॉन सिग्निफिकेंट विदाउट न्यूमेरिकल रिजल्ट्स। तो आप उनके पे स्टडी प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीजें स्टडी प्रोटोकॉल पे मेंशन होती है सब, तो यू हैव टू रिफर टू स्टडी प्रोटोकॉल या ट्रायल रजिस्टर टू सी कि जो उन्होंने स्टडी प्रोटोकॉल में या ट्रायल रजिस्टर में जो चीजें रिपोर्ट की हैं, उन सबका आउटकम उन्होंने रिपोर्ट करा या नहीं करा हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जो इंटरेस्ट के आउटकम्स होते हैं उन पे फोकस करना होता है, बाकियों पे नहीं करना होता, ठीक है। अगर हमारे पास प्रोटोकॉल अवेलेबल है और सारे प्री स्पेसिफाइड आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट टू रिव्यू रिपोर्टेड हुए हैं प्री स्पेसिफाइड वे में, तो हमारे पास लो रिस्क ऑफ बाइस, ठीक है। प्रोटोकॉल्स अगर अवेलेबल नहीं है लेकिन क्लियर है कि प्री स्पेसिफाइड एक्सपेक्टेड आउटकम है ऑफ इंटरेस्ट रिपोर्ट हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो लो रिस्क ऑफ बाइस। हाई रिस्क ऑफ बाइस क्या होता है कि आउटकम्स रिपोर्ट नहीं हुए एज प्री स्पेसिफाइड एक्सपेक्टेड, ठीक है। दूसरी चीज क्या, और आउटकम्स रिपोर्ट हुए लेकिन इनकम्प्लीटली हुए, फॉर एग्जाम्पल मीन गिवन है, एसडी गिवन नहीं है, ठीक है। नंबर पॉपुलेशन परसेंटेज में गिवन है, उसके आगे रेंज वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो फिर वो चीजें आपके पास आप कंप्यूट ही नहीं कर सकते मेटा के लिए, फिर वहां पे फिर हाई रिस्क ऑफ बायस आ जाता है। अदर सोर्स ऑफ बायस, इसके अलावा देयर आर सर्टेन बायसनेस जिसको हम कहते हैं कि अदर सोर्स ऑफ बायस है, ठीक है। और आपने बताना होता है कि भाई क्या आपका क्लियर रेशनल होना चाहिए, व्हाई अ फैक्टर मे कॉज बायस, ठीक है। इसमें हम तीन चीजों को इंक्लूड नहीं करते। अगर इम्प्रिसिशन है, मतलब स्मॉल सैंपल साइज है, डाइवर्सिटी है, इनएडिक्वेट डोजेज, अनयूजुअल पॉपुलेशन है, या फिर मेजर्स ऑफ क्वालिटी है, एथिकल अप्रूवल, फंडिंग, इसको आप अदर सोर्स ऑफ बायस में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अदर सोर्स ऑफ बायस पे आइडेंटिफाई करने होते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज इन योर प्रोटोकॉल, और फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं टू बी एक्सेस ऑल द स्टडीज। अगर आपको लग रहा है कि कोई और सोर्स ऑफ रिस्क ऑफ बाइस नहीं है, तो हम इसको लो लो रिस्क करते हैं। बट अगर आप लोगों को स्टडी डिजाइन में कुछ इश्यूज मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैरी ओवर एंड क्रॉस ओवर ट्रायल्स दिख रहा है, रिक्रूटमेंट बाइस दिख रहा है, क्लस्टर रेंडोमाइज्ड ट्रायल्स हैं, नॉन रेंडोमाइज्ड ट्रायल्स हैं, बेसलाइन इम्बैलेंस है कि बेसलाइन में बेसलाइन इम्बैलेंस का मतलब ये है कि मैच नहीं है, एज मैच, आपने जो कंट्रोल और इंटरवेंशन में आपने एज मैच नहीं करे हुए या जेंडर मैच नहीं करे हुए, ठीक है, तो वो बेस लाइन इम्बेलेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल की मीन एज है 50, और आपके पास इंटरवेंशन ग्रुप की जो मीन एज है वो 60 आ रही है, एक मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, ठीक है। तो वो बेस लाइन इम्बेलेंस है, एज मैच नहीं है, जेंडर मैच नहीं है, ठीक है। तो वहां पे फिर आप जो है वो इसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इम्बेलेंस आ रहा है, ये डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक एक्टिविटी है, या कोई भी और तरह का बायस आपको लग रहा है कि प्रोटोकॉल में किसी और तरह का बायस दैट कैन इम्पैक्ट द आउटकम और अफेक्ट साइज ऑफ द रिजल्ट, दैट कैन बी इंक्लूडेड इज इन द इन द अदर सोर्स ऑफ बायस। यूजुअली हम इसको जो है ना लो रिस्क ही रखते हैं, हम डिटेल में नहीं जाते। अच्छा जी, आपने करना क्या है, इसको आप प्रैक्टिस में किस तरह लाएंगे, देयर आर टू वेज। द फर्स्ट इज कि हमारे पास रॉप टू का टूल मौजूद होता है, रॉप टू की
पोखरण की वेबसाइट पर, आप उसको डाउनलोड करें और उस पर लिख लें। ठीक है। हम जब भी रिस्क ऑफ बाइस असेसमेंट करने, ऑलवेज एडवाइज अ गुड प्रैक्टिस कि हमारे पास दो एसेसर्स हों, जिसको पता हो कि भाई मेथडोलॉजी और रिजल्ट में इश्यूज कहाँ कहाँ आ रहे हैं, या कंटेंट या मेथडोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हो या रिसर्च डिजाइन एक्सपर्ट्स हो। बंदे हो जो इस चीज को चेक करें। फिर कभी ऐसा होता है आप करें और आपका फ्रेंड, दोनों करें अलग अलग करें, और फिर आप आपस में कंपेयर करेंगे, आप में और उसकी जजमेंट में डिफरेंस तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आ रहा है तो फिर हम जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से उस डिसीजन को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो यूजुअली दो या तीन रखते हैं। दो, तीसरा बंदा जो है वो इसलिए होता है जो उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट करवा रहा हो। ठीक है, अगर आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन है स्टडी प्रोटोकॉल के अंदर, तो फिर अगर आपके पास मिसिंग इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी प्रोटोकॉल्स देखते हैं उसी स्टडी से रेलेवेंट, या फिर हम ऑथर्स को कांटेक्ट कर रहे हो। अच्छा जी, रिस्क ऑफ बायस के टेबल में क्या चीजें मौजूद होती हैं, जो हमने अभी डोमेन्स पढ़े। ठीक है, ये और हर डोमेन के अंदर लो रिस्क है, हाई रिस्क है, अनक्लियर रिस्क है, और सपोर्ट करना होता है अपने अपनी जजमेंट को सबमिट करके। क्या आपने इस स्टेटमेंट की वजह से बोला है कि लो रिस्क है, हाई रिस्क है या अनक्लियर रिस्क है। ये अगर आप देखें तो ये रिस्क ऑफ बाइस टेबल है, ये आपको रिस्क ऑफ बाइस क्या कहते हैं, रिव्यू मैनेजर की जो वेबसाइट होती है उसमें भी मिलेगा ये आपको रिस्क ऑफ रिव्यू मैनेजर की जो वो है वेब टूल है उस पे भी मिलेगा। ठीक है, इसकी बेसिस पे आप हाई रिस्क लो रिस्क कर सकते हैं, इस पे आप रिव्यू मैनेजर पे जाके भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप सेपरेटली एक एक्सेल पे फाइल बना के, ठीक है, ऊपर एक पेपर का टाइटल लिख दें जो भी आपका है, लू एट ऑल 2021, वट एवर स्टडी यू हैव, उसका टाइटल लिख दें और फिर उसके नीचे पूरी टेबल डाल दें। ठीक है। अब आपने इन इन चीजों को अपने इन इन फाइंडिंग्स को अपने रिव्यू में इंकॉर्पोरेट करना है। तो हम कहाँ पे कर रहे होते हैं कि हमारे पास और हम ये बताते हैं कि भाई हमने हर रिव्यू ने इन डोमेन्स को एड्रेस किया है, लेकिन आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑल स्टडीज आर लो एट लो रिस्क ऑफ बायस एक्सेप्ट दिस स्टडीज शो हाई रिस्क ऑफ बायस इन इन सिलेक्शन बायस, या इस डोमेन में जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने प्रोटोकॉल में मेंशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ आप डिस्कशन में ये चीज बता सकते हैं कि बायसनेस किस चीज की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो आप उसको डिस्कशन में आगे डिस्कस कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्टडी में हेट्रोजेनिटी आ रही है, आपने मेटा कर लिया, आपने नीचे कर लिया, तो आपने मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स को इन रिस्क ऑफ बाइस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि इसकी वजह से ऑब्जर्व इफेक्ट की वजह से आया है, या हाई रिस्क ऑफ बायस, ये हमारा जो मेन बायसनेस है, हाई रिस्क ऑफ बायसनेस इस डोमेन में अराइज हुआ, ये आपने मेंशन करना होता है, रिजल्ट सेक्शन में भी करना होता है, उस पर अपने आगे थोड़ा सा डिस्कशन में भी करना होता है। ठीक है, और फिर आपने ये भी बताना होता है कि आइडर आपको ये चीज भी डिस्कस करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आइडर कि आपके रिस्क ऑफ बायस, फॉर एग्जांपल आपने स्टडी इंक्लूड करी है हाई रिस्क ऑफ बायस है, ठीक है, बट उस हाई रिस्क ऑफ बायस की वजह से आपके स्टडी आउटकम पे या फ्लेक्स साइज पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, इसीलिए हमने उस स्टडी को इंक्लूड करा है, ये चीज भी आपने मेंशन करनी होती है। अच्छा, मुझे जरा सी एक चीज कंफर्म करें कि मेरी स्लाइड मूव हो रही है। Yes, ma'am. Yeah.
हेलो। जी मैम, हो रही है आपकी स्लाइड और आवाज भी क्लियर है। यार हाँ जी, जस्ट मुझे, अच्छा हाँ ठीक है, अब हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। सॉरी। अच्छा, रीचिंग ओवरऑल, जब आप ओवरऑल इंटरप्रेट कर रहे हो तो आप ओवरऑल इंटरप्रिटेशन में सारे आउटकम्स को समराइज नहीं करेंगे या सारे स्टडीज को नहीं करेंगे। आप सिर्फ आउटकम वाइज समराइज करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक आउटकम में डिफरेंट असेसमेंट, ब्लाइंडिंग, कम्बिंग डेटा। ठीक है। डोंट try, not all studies contribute to each outcome. Start by summarizing, but in a study then across studies. वो studies that are at unclear risk should not be grouped with low risk without a rational. ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी स्टडीज है जहाँ पे आपका रिस्क अनक्लियर है, भाई आपको नहीं समझ आ रहा, रिपोर्ट ही नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो उसको किसी भी उसकी वजह से लो रिस्क में नहीं रखना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रैशनल मौजूद ना हो। ठीक है, तो जब आप रिस्क ऑफ बाइस बनाते हैं तो कुछ इस तरह का टेबल आपका बनेगा, जहाँ पे आप प्लस देख रहे हो, दैट सेज कि इट इज अ लो रिस्क ऑफ बाइस, माइनस सेज कि ये हाई रिस्क ऑफ बाइस है, और क्वेश्चन मार्क से मतलब है कि अनक्लियर रिस्क ऑफ बाइस। ठीक है। और हो सकता है कि ये वाली चीज पेपर में रिपोर्ट ही ना हुई, आउटकम के लिए हुई ना हो। ठीक है, तो बस दो टेबल्स बनते हैं, एक स्टडी बाय स्टडी वाला, जो एक स्टडी की समरी दिख रही है वो, और एक ओवरऑल समरी बताती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 पेपर्स थे, तो उसमें से 25% पेपर्स के अंदर हाई रिस्क ऑफ बाइस, रैंडम सीक्वेंस जनरेशन में हाई रिस्क ऑफ बाइस था, 75 में लो रिस्क ऑफ बाइस है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो हमें इसी तरह इसको रिपोर्ट करना होता है। अच्छा, आपने अपने प्रोटोकॉल में क्या चीज रिपोर्ट करनी होती है रिस्क ऑफ बाइस के लिए? आप यूजुअली पोखरेन ग्रुप की जो वेबसाइट है ना, जो वेब वर्जन है पोखरेन ग्रुप का, सॉरी, रेफमैन का जो वेब टूल है, उसकी अगर आप वेबसाइट खोलेंगे, उसकी मेथोडोलॉजी वाला पार्ट खोलेंगे, तो उसमें एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। यू कैन यूज दैट स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑल्सो। ठीक है, दूसरा ये कि आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपने रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट टूल का और से डोमेन्स को लिस्ट कर सकते हैं कि रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट टूल हैज बीन कंडक्टेड यूजिंग रॉबिन्स, रॉब टू, या जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आप रेफरेंस डालेंगे रॉब टू या रॉबिन्स का, उसके बाद आप उसको रेफर, और आप डोमेन्स को लिस्ट करेंगे, हमने ये डोमेन्स सेलेक्टिव, मतलब जो भी हो, तो जो 7 डोमेन्स हमने पीछे पढ़ी है, 5 डोमेन्स पढ़ी है, उसको आप करेंगे। दूसरी चीज ये, यू हैव टू रिपोर्ट के हाउ मेनी ऑथर्स विल एसेस रिस्क ऑफ बाइस, एक या एक से ज्यादा, तो आपने मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे साथ हाजरा काम कर रही हैं, तो मैं ये लिखूंगी कि मैंने और हाजरा ने रिस्क ऑफ बाइस करा है, तो आई विल रिपोर्ट समथिंग लाइक दिस, ASNHK हैज assessed the risk of bias and the disagreement has been resolved बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल डिस्कशन, या फिर कोई थर्ड थर्ड ऑथर का नाम डाल दूंगी कि उसकी हेल्प से जो है एग्रीमेंट्स को रिजॉल्व किया गया है। ठीक है। कोई ऐसे स्पेसिफिक डोमेन जो आपको लगता है कि आपके रिव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप वो चीज़ें जरूर मेंशन करेंगे, और फिर आप इनको अपनी फाइंडिंग, अपनी एनालिसिस के अंदर इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये चीज़ अगर मैं आपसे मेंशन करनी होती है कि रॉब टू टूल, रॉब टू ग्राफ विल बी कंडक्ट प्रोड्यूस्ड या क्राफ्टेड, या कोई भी उससे मिलता जुलता कोई सिनोनिमस वर्ड कि हमने जो है रॉब टू ग्राफ बनाया है टू प्रेजेंट रिजल्ट्स। अच्छा, जब आप इसका एक तरीका तो सिंपल है कि आपने रॉब टू की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे रॉब टू टूल मौजूद होता है, उसकी एक्सेल की शीट मिलती है, आप एक्सेल की शीट डाउनलोड करें, और उस पे डोमेन्स लिखे हुए होता है, आपने उसमें हाई लो हाई लो हाई लो लिख देना होता है, तो आपको ग्राफ बना के दे देगा। तो सेकेंड तरीका ये है कि अगर आप लोग रेवमेन यूज कर रहे हैं, तो जब भी आप रेवमेन पे जाएंगे तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस का ऑप्शन होगा। ठीक है, डेटा कलेक्शन एनालिसिस का, वहां पे फिर आपके पास असेसमेंट और रिपोर्टिंग बायस का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप डालेंगे। ठीक है, इसको टिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास मेंशन हो जाएगा कि आपने रिस्क ऑफ बायस करा ही नहीं करा। दूसरी चीज ये होती है
कि यहाँ पे आपके पास डेटा कलेक्शन में एक जगह इंक्लूडेड स्टडीज आ रही होती है। हर इंक्लूडेड स्टडी का अलग से रिस्क ऑफ बाइस का ऑप्शन आ रहा होता है रेवमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली। मैं आपको ना करके भी दिखा देती हूँ। मैम हाफिजा को समझ में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रिपीट कर दें। अम, बेटा हाफिजा। मैं क्या हाँ हाँ सब हाफिजा, बता। आप अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करके मैम से पूछ लें आपको क्या समझ नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली आपकी आवाज़ डिस्टॉर्शन में जा रही है तो वो समझ नहीं आ रहा इतना। अब क्लियर है? और जो प्रैक्टिकल अभी आप करवा रही हैं ये रिपीट कर दें काइंडली। मैं बिल्कुल कर रही हूँ। अच्छा, आपका फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप अपना रिव्यू अगर रेवमेंट से कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो रेवमेंट से, ठीक है, तो आपने ठीक है, ये मैंने फाइल खोली है। सही है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है डेटा एनालिसिस का, स्टडी एंड रेफरेंसेस का। ठीक है, आप चीजें चेक कर सकते हैं। अब मेरे पास स्टडीज एंड रेफरेंसेस का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ इंक्लूडेड स्टडीज में जाऊंगी। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टडी इंक्लूड करूंगी। लेट सपोज मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ, अस्का एट ऑल लिख लेती हूँ भाई। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास एक स्टडी आ गई। अब अच्छा, यहाँ पे जाके मैं एडिट स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स पे चली गई। यहाँ पे मैं अपनी स्टडी से रेलेवेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब देखें ये मेरे पास ही टेबल आ गया जो मैंने आप लोगों को शो करा था। अब हो रही है स्क्रीन शो। यस मैम, हो रही है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं करा। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं स्टडीज एंड रेफरेंसेस पे गई। मैंने इंक्लूडेड स्टडीज पे जाके लेफ्ट क्लिक करा, मेरे पास ऐड स्टडी का ऑप्शन आ गया। मैंने ऐड स्टडी में जाके अपने नाम की एक स्टडी ऐड कर दी। ठीक है, जो भी आपकी स्टडी है वहाँ पे ऐड कर दें। तो मेरे पास ये ऐड हो गई। अब मैं इसके लेफ्ट इस पे जाकर मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स का। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ये चीजें आ गई। अब मैं यहाँ से अपनी स्टडी को पढ़ते हुए, जो भी मेरी इंक्लूडेड स्टडी है उसको पढ़ते हुए मैं यहाँ से रिस्क ऑफ बाइस डाल सकती हूँ, हाई लो या रिस्क, डिपेंडिंग कौन सा क्या रिस्क है। और मैं अपने पेपर में से वो एक लाइन जिसकी वजह से मैंने कहा कि हाई रिस्क है या लो रिस्क है वो मैं यहाँ पे डाल पेस्ट कर दूँ। ठीक है, जब मैं ये सब कर दूंगी तो मैं डेटा एनालिसिस पे जाऊंगी। तो मेरे पास फिगर्स के अंदर रिस्क ऑफ बाइस ग्राफ और रिस्क ऑफ बाइस समरी दोनों आ जाती है। ठीक है, अब मैं एक बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। अब ये देखिए ये समरी आ गई। इसी तरह मैं इसमें एक और एड फिगर करती हूँ। ठीक है, ये आ गई। अब क्योंकि मैंने सिर्फ पहले कोई रिपोर्ट किया था तो पहले में ही आया, मैं सब में करी तो मेरे पास सब में ऑप्शन आ जाता। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास एक ही स्टडी थी तो एक ही स्टडी में आया। आ रही बात समझ? इसी तरह आपने सारी स्टडीज का आरओ रिस्क ऑफ बाइस करना होता है, सिर्फ एक का नहीं करना होता।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी जी जी, मैं वो एक्चुअली म्यूट हो गया था। अच्छा, ये वाली बात समझ आ गई कि हम रेवमेंट पे किस तरह इसको करेंगे। हाँ बेटा, ये आप क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस करना और पेपर के कॉन्टेक्स्ट पे देखोगे ना, फिर ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थियोरेटिकली रिस्क ऑफ बाइस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई सब चीजें। मैं इस चीज को वाइंड अप करना चाह रही हूँ। फिर हम जो है इसके, अगर आपको आज की क्लास में कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि मेरा एक सेशन बीच में ड्रॉप हुआ है, तो हम वो सेशन बीच में कहीं एक रख लेंगे जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी बता दूंगी कि हम किस तरह रिस्क ऑफ बाइस पेपर से निकालते हैं और ग्रेड किस तरह कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। अच्छा, देन हमारे पास एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड ग्रेड, जिसको हम कहते हैं ग्रेडिंग ऑफ रिकमेंडेशन असेसमेंट डेवलपमेंट एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, यूजुअली पेपर में रिस्क ऑफ बायस रिपोर्ट नहीं होता, ग्रेड रिपोर्ट पर होता है। ग्रेड बेसिकली एविडेंस की क्वालिटी को ग्रेड करने के लिए होता है। आइदर यू यूज रिस्क ऑफ बायस इन योर पेपर, आइदर यू यूज ग्रेड, या आप दोनों भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ग्रेड का जो वेब बेस्ड ऐप है दैट इज पेड। ठीक है, अनपेड वर्जन नहीं है इसका अवेलेबल। तो आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू। ठीक है, हमने अपने एविडेंस को ग्रेड करना होता है, हमारी एविडेंस की क्वालिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्यों करना होता है भाई, हमें ग्रेडिंग एविडेंस क्यों, एविडेंस को ग्रेड क्यों करना है? क्योंकि पीपल्स ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट क्वालिटी ऑफ एविडेंस या स्ट्रेंथ ऑफ रिकमेंडेशन के। अगर आप किसी भी 5 इंग्रेडिएंट स्टडी से कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कोई भी मेडिसिन कि हाँ दिस कुड बी टेकन इन द क्लिनिकल सेटिंग्स, तो अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है और एविडेंस की क्वालिटी कितनी है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक एक्सप्लिसिट अप्रोच है दैट हेल्प्स टू फैसिलिटेट क्रिटिकल अप्रेजल। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एरर्स, इट रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स, एंड देन इट कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, there are system and common language that is developed and updated by great working group. It has been endorsed by large number of organizations. It expresses the degree of confidence one can place in quality of evidence and set of recommendation. A grade is basically a system for assessing quality of evidence of a body of evidence based on study design and criteria that for downgrading or upgrading the study. It is not, it is a paid tool to use. अच्छा, हम अपनी एविडेंस की क्वालिटी को किससे रेट करते हैं? एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट की बेसिस पे, कि कॉन्फिडेंस की बेसिस पे हम 3 चीजें बताते हैं, हाई, मॉडरेट, लो या वेरी लो। ठीक है, कि वी आर वेरी इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो ट्रू इफेक्ट है दैट लाइज क्लोज टू द एस्टिमेट ऑफ द इफेक्ट, दैट हम कह रहे हैं कि हाई हाई एविडेंस है, मतलब हाई ग्रेडिंग है। मॉडरेट, कि हमें कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई जो इफेक्ट एस्टिमेट आ रहा है ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, वी हैव सम डाउट्स अपॉन द रिजल्ट्स, तो वहाँ पे मॉडरेट आता है। अगर हमारा इफेक्ट एस्टिमेट पे जो कॉन्फिडेंस है, जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, वो लिमिटेड है और उसकी वजह से ट्रू इफेक्ट सब्सटेंशियली डिफरेंट होता अगर एस्टिमेट ऑफ द इफेक्ट की वजह से, तो वहाँ पे हमारे पास लो एविडेंस आता है। ठीक है, अगर हमारे पास बिल्कुल ही वेरी लो लिटिल कॉन्फिडेंस है इफेक्ट एस्टिमेट के ऊपर कि सब्सटेंशियली डिफरेंट आ सकता था ट्रू इफेक्ट, तो फिर हम वहाँ पे वेरी लो रखते हैं क्वालिटी ऑफ इफेक्ट। ठीक है, हमारे पास जो आरसीटीज हैं दे आर यूजुअली उनकी जो स्टडी डिजाइन हैं दे आर रैंक्ड एज हाई एविडेंस, हाई क्वालिटी, मतलब उनकी जो वैसी जो स्टडी डिजाइन होता है उसको रेट ही जो है वो एज अ हाई किया जाता है
और बाकी सारी जो स्टडी डिजाइन हैं उनको स्टार्ट ही एज लो किया जा रहा होता है। ठीक है। एंड देन देयर आर 5 फैक्टर्स जो कि एविडेंस की क्वालिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं, डिक्रीज कर सकती हैं। एंड देन देयर आर 3 फैक्टर्स है जो कि क्वालिटी ऑफ एविडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, दे आर हाई एविडेंस, वो वैसे ही रैंक होते हैं कि हाई है। ठीक है। लेकिन अगर रिस्क ऑफ बायस होगा तो लोअर क्वालिटी इनकी लोअर हो जाती है। इनकंसिस्टेंसी होगी तो लोअर हो जाएगा, इनडायरेक्टनेस होगी तो लोअर हो जाएगा, इम्प्रिसिशन होगी तो लोअर हो जाएगा, पब्लिकेशन बायस होगी तो क्वालिटी कम होती जाएगी। लेकिन अगर लार्ज इफेक्ट है, ज़्यादा इफेक्ट है, डोज रिस्पॉन्स का अच्छा इफेक्ट है, डायरेक्शन है को फाउंडिंग एंड बायसनेस की, ठीक है, वहाँ पे फिर हायर क्वालिटी रिपोर्ट की जाती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को लो क्वालिटी रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन इन दो फैक्टर्स की वजह से डोज कैन बी हायर अगर इनमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं, एंड कैन बी लोअर अगर इनमें पांचों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। केस रिपोर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, मॉडलिंग, these studies are considered to have a very low level of evidence according to the grade। ठीक है। इसको वाइस हम अभी पढ़कर आए पीछे। ठीक है। अगर सीरियस लिमिटेशंस हैं स्टडी डिजाइन के अंदर तो हम -1 देंगे। अगर बहुत सीरियस लिमिटेशंस हैं तो -2 उसको ग्रेड किया जा रहा होता है। कंसिस्टेंसी हमने वही वाली पीछे बात की थी। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सैंपल साइजेस में वैल्यूज आ रही हों या फिर लार्ज आई स्क्वायर वैल्यूज हों। ठीक है। ज़्यादा हेट्रोजेनिटी होगी तो इनकंसिस्टेंसी ज़्यादा ही इंडिकेटर इनकंसिस्टेंसी के। तो आपने एक्सप्लेन हेट्रोजेनिटी और अनएक्सप्लेन हेट्रोजेनिटी के बीच में डिस्टिंग्विश करना होता है। अगर अनएक्सप्लेन इनकंसिस्टेंसी है तो हम -1 देते हैं स्कोर, और बहुत ज़्यादा लार्ज अनएक्सप्लेन इनकंसिस्टेंसी है तो फिर हम -2 स्कोर दे रहे हो। ठीक है। तो एक्सटेंड टू विच डायरेक्टनेस के किस तरह आउटकम आर सिमिलर टू दोज ऑफ इंटरेस्ट। तो इनडायरेक्टनेस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने 4 पेपर उठाए, चारों की पॉपुलेशन अलग थी, एज अलग था, सेक्स अलग था, सब कुछ अलग था। ठीक है। तो इनडायरेक्टनेस के इंडिकेटर्स हैं ये। कभी कभी हम डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर रहे होते, इनडायरेक्ट कंपेरिजन कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो चीज़ें आपके पेपर की एविडेंस की क्वालिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि हाउ डायरेक्टली कंपेरिजन मेड बने हुए हैं इन योर इंक्लूडेड स्टडी, तो आप -1 कहेंगे। अगर नहीं है और ज़्यादा बहुत सीरियस अनसर्टेनिटी है तो यू विल रिपोर्ट विद -2। इम्प्रिसिशन, अगर हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन है, स्मॉल सैंपल साइज है, या स्मॉल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, या हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी भी स्टडी का, तो वहाँ पे फिर आप कहेंगे इम्प्रिसिशन है, फिर वहाँ पे आप अपनी एविडेंस को लोअर क्वालिटी देंगे। ठीक है। पब्लिकेशन वाइज मतलब कि सेलेक्टिव पब्लिकेशन ऑफ स्टडीज, या आप अगर आप कोई सिस्टमेटिक रिव्यू सिस्टमेटिक रिव्यू करो तो वहाँ पे आप पब्लिकेशन वाइज देख रहे होते हैं। ठीक है। 3 फैक्टर्स हैं जो अपग्रेड कर रहे होते हैं आपके उस चीज को, लेवल को, कि अगर आपका बहुत ज्यादा लार्ज इफेक्ट साइज मेंशन हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है। डोज रिस्पॉन्स ग्रेडियंट मेंशन हुए हैं। तीसरी चीज ये कि आपने रेसिडुअल कंफाउंडिंग या बायसेस की वजह से मेंशन हुए हैं, और आपको पता है कि अगर उस चीज को कंट्रोल कर दिया जाता तो आपका इफेक्ट साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता। ठीक है। तो उस पे आप हम जो है इसको +1 की स्कोरिंग दे रहे होते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास ज्यादा ग्रेड के एविडेंस ज्यादा होंगे तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अगर कम स्कोर होगा तो हम कहते हैं कि वीक कंडीशनर या डिस्क्रिशनरी रिकमेंडेशन है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास लो क्वालिटी ऑफ एविडेंस होता है लेकिन उसकी रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? रिस्क ऑफ बायस है। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एविडेंस है, हमारे पास आरसीटी पेपर हमने इंक्लूड किया, आरसीटी का तो वैसे ही लेवल हाई है।
ठीक है, तो हो सकता है लो क्वालिटी ऑफ एविडेंस हो लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो। कभी कभी ये भी होता है कि हाई क्वालिटी ऑफ एविडेंस होता है, वीक रिकमेंडेशन होती है। लो क्वालिटी ऑफ एविडेंस होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है। ऑल कॉम्बिनेशन कैन बी पॉसिबल। पैराडिग्मेटिक सिचुएशन फॉर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इन द एब्सेंस ऑफ हाई क्वालिटी एविडेंस। अगर हम हाई क्वालिटी एविडेंस नहीं है तो हम कंडीशन वाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कर सकते हैं, बट दैट इज अगेन टू बी जस्टिफाइड। ठीक है। बायस स्टडीज कैन लीड टू मिसलीडिंग रिव्यूज। 7 डोमेन्स होते हैं बायस के जो हमने एक्सेस करने हैं। ये टेक मैं ओवरऑल बता रही हूँ आप लोग को। आपने अपने पास डिस्क्राइब करना है डिटेल अपनी जजमेंट देते हुए। पॉसिबल इफेक्ट्स और अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस आप लोगों ने यूज करने हैं व्हाइल इंटरप्रेटिंग योर रिजल्ट्स। अगर आप लोग को डिटेल में चीजें पढ़नी है तो आई वुड सजेस्ट यू कोक्रेन हैंडबुक इज अ वेरी गुड हैंडबुक टू स्टडी द रिस्क ऑफ बायस। बाकी जो क्वालिटी असेसमेंट टूल्स हैं उसके लिए हम जो है वो यूज कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर टूल्स यूज किए हैं डेट टूल्स, हर टूल की एक पीडीएफ या एक्सेल शीट या वर्कबुक जो है आपको मिल जाएगी इजीली। ठीक है। नाउ आई थिंक सो कि आई एम अगर किसी को क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत सारों को नहीं समझ आई है। ठीक है। आइडर की मेरी आवाज स्टार्ट हो गई है। थोड़ा मेरा गला भी खराब है आज। ठीक है जी जी, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी आज की प्रेजेंटेशन की, बिल्कुल आई विल प्रोवाइड इट। अच्छा, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। रेज हैंड कर दें तो मैं अनम्यूट कर दूंगी मैम क्वेश्चंस के लिए। जी। मैम कह रही हूँ कि क्वेश्चंस के लिए हैंड्स रेज कर दें तो फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी इन लोगों को। आई थिंक सो दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन। अगर किसी अच्छा को ठीक है। क्वेश्चन है तो बता दें प्लीज, मैम वेट कर रही हैं। मैम नहीं है कोई क्वेश्चन शायद। मैम फिर वाइंड अप करते हैं, क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है। मैविश का एक हैंड रेज हुआ है, मैविश अनम्यूट कर लें। हाँ ठीक है। जिसको अगर हाँ, ये एक्चुअली ना रिस्क ऑफ बाइस, अगर आप बिल्कुल न्यू हो सिस्टमेटिक रिव्यू से ना तो थोड़ा इनिशियली कंफ्यूजिंग होता है। बट जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, किसी पेपर का रिस्क ऑफ बाइस असेस करोगे, तब भी आपको थोड़ी समझ आएगी, पेपर के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा आएगी। हम ये कर लेंगे कि जब आपके बाकी सेशंस खत्म हो जाएंगे और इसके बाद अगर हम एक सेशन कर सकते हैं एक्स्ट्रा तो फिर हम कर देंगे इस चीज का भी। जी अच्छा ठीक है, तो फिर हम फाइंड अप करते हैं। आई विल सेंड अप पीडीएफ ऑफ दिस पीपीटी टू हाजरा एंड शी विल शेयर इन द ग्रुप। ठीक है, बाकी जो भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी वो आप क्वेरीज वाले ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।